मालती ने अंगुना की एक ना सुनी और वहां से ये कहकर चली गई कि वो कल अपना पहला शिकार करेगी। ये सुनकर अंगुना और कटीली दोनों चिंतित हो गए थे और कटीली ने अंगुना से कहा, अंगुना, तुमने ये कहा था कि हमें इसे रोकना होगा, पर तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हो। कुछ करो अंगुना, कुछ करो। पर अंगुना ने कटीली को समझाते हुए कहा, नहीं कटीली, अभी तक मालती ने काली शक्तियों के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कुछ किया नहीं है। जब तक ये कुछ गलत नहीं करती है तब तक हम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। पर जब ये मालती एक ही गलती कम से कम 4-5 बार दोहरा चुकी होगी तब हम इस मालती को खत्म कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमारी शक्तियाँ कम भी नहीं होंगी बल्कि मालती की सारी शक्तियाँ हमें मिल जाएंगी। और अंगुना के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। पर एक बात थी जो कटीली को कुछ दिनों से परेशान कर रही थी, और कटीली ने आखिरकार अपनी आशंका जाहिर करते हुए पूछा, अंगुना, एक बात समझ नहीं आई मुझे। इतने दिन से मालती अकेले ही सब कुछ कर रही है, ये जितेंद्र एकदम से कहाँ गायब हो गया? अंगुना ने कटीली को समझाते हुए कहा, मालती ने अपने पेट में पल रहे बच्चे और प्रेमी दोनों को खोया है, इसीलिए उसके अंदर बदले की आग ज्यादा है और वो इस बदले की आग को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर जितेंद्र समझदार है, वो गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो मालती से नाराज भी है और उसका इस कुकर्म में साथ भी नहीं दे रहा है। इसीलिए सब कुछ मालती को अकेले ही करना पड़ रहा है। ये सुनकर कटीली की हंसी छूट गई। ये पति पत्नी के झगड़े मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रहे, और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। आज एकादशी का दिन था, वो दिन जिसका सबको इंतजार था। सुनीता के घर में तो खुशियों का माहौल था ही, पर सुनीता के साथ पूरा गांव भी सुनीता की खुशियों में खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद सुनीता के घर में किलकारियां गूंजने वाली थी और इस बात से पूरा गांव खुश था। लेकिन सब लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज सुनीता के घर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मालती सुनीता और उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। चंद्रकला आज काली माँ की अखंड जोत करने वाली थी, इसीलिए वो आज सुबह सुबह जल्दी नहाकर अखंड जोत की तैयारी में लग गई थी, और नीति वहीं पास में ही हमेशा की तरह अकेले ही खेल रही थी। अब तो जैसे नीति को अकेले खेलने की आदत सी हो गई थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नीति चंद्रकला को पूजा की तैयारी करते देख उठी और दरवाजे की तरफ गई, और दरवाजा खोल के देखा तो सामने गिरधर चाचा खड़े थे। गांव में जब भी किसी के घर में शादी का भोज होता है या 13वीं का भोज होता है तो गिरधर चाचा ही घर घर जाकर खाने का न्योता देने जाते हैं। चंद्रकला ने पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है नीति? नीति ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, गिरधर चाचा आए हैं माँ। और इतना कहकर नीति वापस खेलने लग गई, और चंद्रकला सोच में पड़ गई कि नाऊ चाचा क्यों आए हैं, क्योंकि वो तो मानो भूल ही गई थी कि आज सुनीता की गोद भर आई है। उसे तो लगा था कि सुनीता ने ऐसे ही कह दिया होगा आने के लिए। सच में थोड़ी कोई एक रुदाली को गोद भराई के लिए न्योता भिजवाएगा। उसके घर तो गिरधर चाचा सिर्फ तभी आते हैं जब गांव में किसी के घर 13वीं का भोज होना होता है, तो आज गिरधर चाचा क्यों आए हैं? चंद्रकला थोड़ा चिंतित भी हो गई कि कहीं गांव में कोई घटना ना घट गई हो और किसी की मौत ना हो गई हो। चंद्रकला धीरे धीरे उठी और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंची और नाऊ चाचा से हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते गिरधर चाचा। गिरधर चाचा ने भी हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, नमस्ते चंद्रकला। इससे पहले कि गिरधर चाचा कुछ बोल पाते, चंद्रकला ने खुद ही पूछा, जी कहिए गिरधर चाचा, कैसे आना हुआ? तो गिरधर चाचा ने जवाब देते हुए कहा, अरे चंद्रकला, राधे श्याम जी ने सुनीता की गोद भराई के लिए न्योता भिजवाया है,
10 बजे समारोह शुरू होगा तो तुम और नीति दोनों पहुंच जाना और आज का खाना भी वहीं खाना है, कहकर गिरधर चाचा वहां से चले गए। पर चंद्रकला के लिए ये एक बहुत ही भावुक पल था। आज पहली बार किसी ने किसी शुभ काम में एक रुदाली को न्योता भिजवाया था। सोचकर ही चंद्रकला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। गिरधर चाचा की बात सुनकर अंदर से नीति भी वापस दरवाजे पर आ गई और चंद्रकला से पूछने लगी, गिरधर चाचा न्योता देके गए हैं माँ? चंद्रकला ने खुशी से जवाब दिया, हाँ बेटा, सुनीता चाची की गोद भराई है, उसी के लिए न्योता देके गए हैं। ये सुनते ही नीति के चेहरे पर खुशी छलक गई। अरे वाह, तो हम जाएंगे ना वहाँ पर? नीति के पूछने में एक खुशी भी थी और एक शंका भी, क्योंकि वो बच्ची जरूर थी पर समझती थी कि रुदालियाँ शुभ काम में नहीं जाया करती हैं, तो पता नहीं माँ जाएगी कि नहीं। पर चंद्रकला ने इसके विपरीत जवाब दिया और कहा, हाँ बेटा, हम जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। जैसे ही नीति ने ये सुना, नीति खुशी से उछल पड़ी। फिर तो बहुत मजा आएगा और वहाँ पर पूजा भी होगी, मैं खूब खेलूंगी उसके साथ। कहते कहते नीति वहाँ से तैयार होने के लिए अंदर दौड़ गई और चंद्रकला भी नीति की ये खुशी देखकर काफी खुश थी और वो भी वापस अपनी अखंड जोत की तैयारी में लग गई। जोत करते करते चंद्रकला को ख्याल आया कि सुनीता पेट से है और मायापुर पर वैसे भी हर वक्त संकट के बादल मंडराते रहते हैं, तो एक काम करती हूँ, इस अखंड जोत की मदद से सुनीता के लिए एक सुरक्षा धागा तैयार कर लेती हूँ जो सुनीता और उसके बेटे की काली शक्तियों से रक्षा करेगा। ये सोचकर चंद्रकला ने एक लाल धागा लिया और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और साथ ही साथ 108 बार ही उस धागे की उस अखंड जोत से परिक्रमा करवाई। इसके अलावा कुछ और भी मंत्र उसने उस धागे पर फूंक दिए और फिर अपने गले की रुद्राक्ष की माला में से एक रुद्राक्ष निकाला और उस धागे में पिरो दिया और एक सुरक्षा धागा तैयार कर लिया और मन ही मन कहा, ये सुरक्षा धागा हमेशा सुनीता और उसके बेटे की रक्षा करेगा। और उठकर खुद भी तैयार होने चली गई। उधर यामिनी कहीं जाने के लिए हवेली से बाहर निकल रही थी कि पीछे से राघव ने आवाज लगाई, चाची। यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो राघव उसकी तरफ ही आ रहा था और राघव ने पास आकर कहा, चाची चाची, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यामिनी कुछ समझ नहीं पाई और पूछा, क्या हुआ, क्या सुन रहे हो? राघव ने जवाब देते हुए कहा, यही कि हम राधे श्याम जी के यहाँ सुनीता की गोद भराई में जाने वाले हैं। इस पर यामिनी ने कहा, हाँ तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? राघव ने इस पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, चाची आपका क्या दिमाग फिर गया है? राधे श्याम जी निचली जाति का है और उनके यहाँ जाएंगे हम और वहाँ खाना भी खाएंगे। यामिनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, राघव, मैंने तुम्हें समझदार समझा था लेकिन तुम हो नहीं। आज तक इन लोगों के किसी भी समारोह में हवेली से कोई नहीं गया है, यहाँ तक कि जिन रामनाथ भाई साहब को ये लोग पूछते थे वो भी नहीं। पर सोचो, जब हम जाएंगे, इन नीची जात वालों के साथ बैठेंगे, साथ खाना खाएंगे, तो गांव वालों की नजरों में हम कितने महान बन जाएंगे। राघव को अब यामिनी की बात समझ आने लगी थी और वो ये भी समझ गया था कि वो जितना यामिनी को हरामी समझता है, यामिनी उससे भी बड़ी हरामी है। यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम्हारी छवि सुधारने के लिए तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, तो जाओ और जाकर खूब दौड़ दौड़ कर काम में हाथ बटाओ। राघव ने यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहा, जी चाची, और दोनों वहां से चले गए। 10 बज चुके थे और सुनीता के घर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। इतने सालों बाद राधे श्याम जी के घर कोई खुशी का मौका आया था, इसीलिए घर पर एकदम शादी सा माहौल था। बिल्कुल उसी तरह घर को सजाया गया था। बाहर एक बड़ा सा तंबू लगाया गया था जिसमें गांव वालों के खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, पर खाना अभी लगा नहीं था, इसीलिए खाली तंबू में अभी तक सिर्फ बच्चे ही खेल रहे थे, जिन्होंने अपने शोर से
पूरे घर को अपने सर के ऊपर उठा रखा था। कुछ ही देर में वहां पर गीत गाने वाली औरतें अपने ढोलक और कुछ सामान के साथ पहुंच गई थी। एक एक करके गांव के बाकी लोग भी आने लगे थे और सब लोग अपने साथ कुछ न कुछ फल, मिठाई या साड़ी लेकर आ रहे थे। तभी आंगन से ढोल और चम्मच की ताल के साथ औरतों के गीत गाने की आवाजें आने लगी थी, जिनके सामने छोटी छोटी बच्चियां नाच भी रही थी और अंदर वाले कमरे में सुनीता को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। लाल जोड़ा पहनाया गया था, हाथों में कोहनी तक मेहंदी लगाई गई थी और गले में खूब सारा सोना पहनाया गया। सुनीता सच में इस लाल जोड़े में 21 साल की नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी, जिसके चेहरे पर से हंसी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं राधे श्याम जी और सुरेश बाहर की व्यवस्था में लगे हुए थे और राधे श्याम जी किसी पर चिल्ला रहे थे कि अरे ये पीने के पानी की टंकी यहाँ किसने रखी है? बच्चे पानी गिरा गिरा कर कीचड़ ही कीचड़ कर देंगे। कहते कहते उनका ध्यान किसी दूसरी चीज पर चला गया और वो उस तरफ चले गए। उधर सुरेश भी तंबू वाली कुर्सियों की शिकायत कर रहा था। अरे भाई साहब, जब आपको 150 कुर्सियों का कहा गया था तो फिर 120 ही क्यों लेकर आए? जाइए और जाकर 30 कुर्सियां और लेके आइए। और जब सब काम में लगे हुए थे तो सुनीता की सास कैसे पीछे रह सकती थी? वो भी आने वाली औरतों से फल, मिठाई और साड़ियां लेकर उनको सही जगह पर रखवाने में लगी हुई थी। और तभी उनका ध्यान घड़ी पर गया और वो खुद से ही कहने लगी, ये पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं मुहूर्त का समय ना निकल जाए। और वापस अपने काम में लग गई। खुशियों का माहौल था और इसी बीच चंद्रकला भी नीति को लेकर वहां पर पहुंच गई। और जैसे ही चंद्रकला घर के दरवाजे में दाखिल हुई और लोगों की उस पर नजर पड़ी तो सब लोग के माथे पर एक सिकन सी आ गई और गीत गाती हुई औरतें भी गीत गाते गाते रुक गई और चंद्रकला को देखने लगी। कुछ देर के लिए मानो घर में सन्नाटा सा पसर गया और सब लोगों में आपस में खुसुर पुसुर होने लगी। ये रुदाली यहाँ क्या कर रही है? इसको किसने बुलाया? हे भगवान, कोई अपशगुन ना हो जाए। चंद्रकला ने वहां हुए सन्नाटे को भाप लिया था और सबके चेहरों को पढ़ लिया था कि इनके मन में क्या चल रहा है। पर चंद्रकला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सुनीता ने उसे बुलाया था और सुनीता की खुशी के लिए ही वो यहाँ आई थी। और घर के बाहर की तरफ एक कमरा बना हुआ था जिसमें पहले से कुछ और भी लोग बैठे थे। चंद्रकला और नीति भी वहां जाकर बैठ गए और सब लोग अपने अपने काम में वापस लग गए और फिर से वही शोर शराबा शुरू हो गया। तभी नीति की नजर तंबू में खेल रही पूजा पर पड़ी और उसने चंद्रकला से पूछा, माँ, मैं भी जाऊं पूजा के साथ खेलने? चंद्रकला ने हाँ में गर्दन हिलाई और नीति दौड़कर पूजा के पास जाकर खेलने लगी। चंद्रकला के आसपास हो रहे बच्चों का शोर, हंसी की खिलखिलाहट, गीतों की आवाज ने चंद्रकला को भावुक कर दिया था, क्योंकि आज तक तो चंद्रकला ने सिर्फ लोगों के घर जाकर सिर्फ रोने की ही आवाजें सुनी थी। तभी चंद्रकला ने देखा कि उसी कमरे में आगे से सुनीता की सास जा रही थी और ये देखते ही चंद्रकला ने उन्हें आवाज लगाई, काकी। आवाज सुनते ही सुनीता की सास रुक तो गई, पर उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि इस मनहूस ने मुझे आवाज क्यों लगा दी। पर फिर भी वो अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी लाई और चंद्रकला की तरफ मुड़कर पूछा, हाँ कहो चंद्रकला, कुछ चाहिए तुमको? जवाब में चंद्रकला ने वो सुरक्षा धागा देते हुए कहा, नहीं नहीं काकी, कुछ चाहिए नहीं, बस ये सुरक्षा धागा है, आप सुनीता को बांध दीजिए। ये सुनीता की और उसके बच्चे की रक्षा करेगा। सुनीता की सास ने वो धागा ले तो लिया, पर उसने कहा कि ठीक है चंद्रकला, मैं ये रख लेती हूँ और जब ये गोद भराई की रस्म पूरी हो जाएगी तो पहना दूंगी। इस पर चंद्रकला ने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये आप उसे अभी पहना दीजिए। क्या है कि आज इतने लोग आएंगे, क्या पता किसकी बुरी नजर लग जाए। ये धागा उसे बुरी नजर से भी बचाएगा। इन सब मामलों में कोई भी चंद्रकला से कुछ बहस नहीं करता था। जो चंद्रकला कहती थी
सब आंख मूंद कर मान लेते थे। सुनीता की सास ने भी वही किया। वो धागा लिया और अंदर सुनीता के कमरे में चली गई। जाते ही सबसे पहले तो यही कहा कि अरे कितना और समय लगेगा तैयार होने में, जल्दी करो, पूजा का समय हो गया है। और फिर धीरे से सुनीता के पास गई और उसके हाथ में वो धागा देते हुए उसके कान में कहा, ये लो बहू, पहन लो इसे, चंद्रकला ने भिजवाया है। सुनीता ने जैसे ही चंद्रकला का नाम सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका मन किया कि अभी जाकर चंद्रकला से मिल के आ जाऊं, पर वो जानती थी कि वो ये नहीं कर सकती और उसने वो धागा लिया और अपने गले में बांध लिया। इधर धागा गले में बंध गया और उधर सुनीता के घर से कुछ 500 कदम दूर इस धागे के दुश्मन की आहट हुई। मालती सुनीता के घर के पास पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। एकाएक चंद्रकला की दाहिनी आंख फड़कने लगी और कहीं न कहीं उसे आने वाले संकट का आभास हो चुका था। क्या चंद्रकला सुनीता को इस संकट से बचा पाएगी या मालती आज अपना पहला शिकार करने में कामयाब होगी?